बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो से हमने आगाज़ किया था चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आज हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें यह है कि हमने अर्थ का मास कैलकुलेट करना है, इसके अलावा हमने सन का मास कैलकुलेट करना है और हमने डेंसिटी ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन ये है कि हमें ड्राइव करनी है एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ द अर्थ, यानी कोई एक्सप्रेशन गिवन नहीं है हमें जिसके में वैल्यूज पुट करके हमने जो है वो अर्थ का मास निकालना है, बल्कि हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है किसके लिए, मास ऑफ द अर्थ के लिए। उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए, बगैर किसी लंबी तमीज़ के बगैर हमें स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये कि हम अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सिम्बॉलिकली एक अर्थ को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका मास है ME, यानी मास ऑफ द अर्थ कहलाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा हमने एक बॉडी कंसिडर कर ली जो कि जस्ट अर्थ की सरफेस पे मौजूद है, ठीक है। अब इन बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होगा। तो आप लोग शायद सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो फासला है अर्थ की, वो है रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसके ऊपर जो मैंने बॉडी रखी है उसका भी तो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा ना। अगर स्फेरिकल बॉडी है तो इसका भी तो जिसे कहते हैं रेडियस कैलकुलेट होगा दो बॉडीज के सेंटर के फासले के लिए। यानी बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि इन दो बॉडीज के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो है RE, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। लेकिन आप एतराज कर सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि भाई ये कि हमारे पास जो अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो फासला होता है वो होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। इसमें तो कुछ पार्ट मिसिंग है हमारे पास बॉडी का रेडियस का, वो आपने नहीं रखा। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं मैंने जानबूझ कैसा किया है। बेसिकली मैंने ना एक बहुत ही छोटी बॉडी कंसिडर की है जिसका रेडियस जो है वो अर्थ के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। अब देखें, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर, 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर। यानी आप 4 के बाद मजीद 5 जीरो लगाएं तो इतना बनता है अर्थ का रेडियस। और हमने एक छोटी सी बॉडी अर्थ के ऊपर रखी है जिसका रेडियस कोई है ही नहीं मौजूद, इससे कंपेरेबल ही नहीं है। तो उसका रेडियस हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। जाहिर सी बात है, आप 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर में 0.1 0.2 प्लस करेंगे तो सब कोई हैसियत रहेगी, कोई हैसियत नहीं होगी। तो इसलिए हमने जानबूझ के एक ऐसी बॉडी कंसिडर की जो कि बहुत छोटी है साइज में, ठीक है, और उसको अर्थ के ऊपर रख दिया। तो जब हम बहुत छोटी बॉडी लेंगे और अर्थ के ऊपर रखेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो तकरीबन जीरो, इसकी हैसियत नहीं है। तो अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ 10 प्लस 0.000001 तो 10 ही बनेगा ना, इतना छोटी वैल्यू की कोई हैसियत नहीं होगी। इसलिए इन दो बॉडीज के जो सेंटर के दरमियान है ये वही डिस्टेंस बनेगा जो कि सेंटर और सरफेस के दरमियान है, तकरीबन वही होगा। तो इसलिए हमारे पास ये जो RE है बेसिकली डिस्टेंस है दो बॉडीज के सेंटर के दरमियान, अर्थ और एक दूसरी बॉडी जो हमने कंसिडर की है उसके सेंटर के दरमियान। तो हमने क्या किया कि एक बॉडी ली जिसका मास M था, इसका बहुत स्मॉल रेडियस था अर्थ के रेडियस के मुकाबले में, उसको हमने अर्थ की सरफेस पे रख दिया। अब हमने लास्ट क्लास में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, वो हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर देते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिस फोर्स से जमीन जो है ये इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या ये बॉडी जमीन को अट्रैक्ट करेगी, वो बराबर होगी GMME ओवर RE स्क्वायर के, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू सिंपली मैंने जो है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिखा है। अच्छा, एक बात अच्छी सी है, मैं यहां समझा दे रहा हूं। अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो माउस है इसको जमीन अट्रैक्ट कर रही है और ये भी जमीन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि ये माउस जमीन की तरफ जाता है बल्कि जमीन माउस की तरफ नहीं आती? इसकी वजह ये है कि देखें, हमारे पास फोर्स जो माउस एक्सर्ट कर रहा है जमीन पे और जो जमीन एक्सर्ट कर रही है माउस पे, वो क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन अगर मास की बात की जाए, फोर्स होता है MA, तो यहां पर माउस की बात की जाए तो माउस का मास आएगा, यहां पर अर्थ का मास आएगा और एक्सेलरेशन माउस की आएगी और एक्सेलरेशन अर्थ की आएगी। चूंकि हमारे पास ME बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ ना होने के बराबर होगी, यानी होगी नहीं। यानी हमारे पास जब देखिए, हमारे पास माउस के केस में ये फैक्टर क्या है, स्मॉल है,
और अर्थ के केस में ये फैक्टर लार्ज है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, माउस का कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक है, और माउस का जो मास है बहुत स्मॉल है, तो इसलिए एक्सेलरेशन इसकी क्या है, ग्रेटर है, इसलिए ये अर्थ की तरफ जा रहा है, और इसकी एक्सेलरेशन तकरीबन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। भाई माउस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहा है उससे क्या अर्थ मूव करेगी इसी तरफ, नहीं करेगी ना, जाहिर है। क्यों नहीं मूव करेगी, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, और ये क्यों अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इस वजह से ये अर्थ की तरफ जा रहा है और अर्थ इसकी तरफ नहीं आ रही। तो कम मास होने की वजह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये रूल कर रही है इसमें, लेकिन यही फोर्स जो कि माउस जमीन पे लगा रहा है उससे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये तो एक अजीली सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे अपनी कि हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमने क्या किया, एक बॉडी कंसिडर की, जमीन के सरफेस के ऊपर रख ली, ठीक है, उस बॉडी, ये बहुत स्मॉल रेडियस की बॉडी है अर्थ के मुकाबले में, इसलिए इसके सेंटर से जमीन के सेंटर का फासला आर ई है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए हमने जो इक्वेशन लिखी वो ये है, एफ इक्वल्स टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। एम जो है वो बॉडी का मास है, एम ई मास ऑफ द अर्थ है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आर ई जो है वो डिस्टेंस है सेंटर्स के दरमियान, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वो फोर्स जिससे जमीन किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है वो बराबर होती है वेट के फोर्स के, और हम निकाल चुके हैं वो किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। वो फोर्स जिससे जमीन किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है वो बराबर होती है किसके, वेट के, ठीक है, और वेट बराबर होता है एम जी के। किस तरीके से, एफ इक्वल्स टू एम ए है, और वो एक्सेलरेशन जब ये फोर्स वेट हो जाएगी तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी, ठीक है। तो अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो ये फोर्स वेट बन जाती है, इसको वेट कहते हैं, एफ एम जी हो गया। इसको यहाँ पुट कर लें, ठीक है, तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने कैंसिल नहीं किया, बाद में कर लेंगे कैंसिल, तो मैंने एम ई की फॉर्म में इसको लिख लिया, एम और एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा जी आर ई स्क्वायर ओवर जी, ठीक है। इसकी वैल्यूज पुट कर लें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर लें, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट कर लें, जी की वैल्यू पुट कर लें, इस तरीके से हमारे पास मास ऑफ द अर्थ निकल के आ जाएगा जो कि है 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg, ठीक है। ये काफ़ी है यहाँ से मास ऑफ द अर्थ के लिए इक्वेशन, ये काफ़ी है, ठीक है। इसमें अगर आप 9.8 जी को पुट कर लें, रेडियस ऑफ द अर्थ पुट कर लें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पुट कर लें, सॉल्व कर लें, तो 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा ना, हो सकता है आप अपने कैलकुलेटर से करें तो वो अप्रॉक्स वैल्यू ना दे आपको, 5.98 करके आया, तो अब याद रखिएगा कि 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg होता है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद डेंसिटी ऑफ द अर्थ निकालनी है हमने। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, तो मास तो हमने भी निकाला है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द अर्थ और एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ रो ई इज इक्वल्स टू, रो कहते हैं इसके सिंबल जो ये लिखा हुआ है ना, ये सिंबल जो नजर आ रहा है आपको, ये रो कहलाता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द अर्थ या एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ जो है वो बराबर होती है रेशो के, किस रेशो के, मास ऑफ द अर्थ और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के रेशो के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी नई बात है भाई, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द अर्थ होगी मास ऑफ द अर्थ ओवर वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अच्छा, मास ऑफ द अर्थ को तो अभी ड्राइव किया है, जी आर ई स्क्वायर ओवर जी होता है। अब बात करेंगे वॉल्यूम की, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो कर्वेचर्स नहीं है हमारे पास अर्थ में, और अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी है, अर्थ एक स्फेयर है, और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला आपने शायद यूज किया हो, मैट्रिक में यूज करते हैं, फर्स्ट ईयर में भी यूज करते हैं, जब हम स्फेयर का वॉल्यूम निकालते हैं, माइक्रो उसका स्क्रू गेज का, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का आपने शायद न्यूमेरिकल वो किया हो, प्रैक्टिकल किया हो मैट्रिक में, या अभी कहीं कॉलेज में किया हो, तो उसमें देखा हो आपने कि हम स्फेयर का वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, और रेडियस हम इस फॉर्मूले से यहाँ से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, तो अगर हम बात करेंगे अर्थ के वॉल्यूम की, तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 4/3 पाई आर ई क्यूब ले लिया। अब इसको हमने यहाँ पुट कर लिया। अब ये यहाँ पर मैं डायरेक्टली सॉल्व करता तो हमने क्या करा, इसको दूसरी फॉर्म में लिख ले, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख ले, ये इससे डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई का साइन लाएंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो ये स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा क्यूब से, यानी ये आर ई स्क्वायर खत्म हो जाएगा और आर ई क्यूब सिर्फ आर ही रह जाएगा,
ठीक है, तो ये हमारे पास रह गया 3g, नीचे g ऐसे ही आ गया, ठीक है। 4 हमने पहले लिख लिया, पाई हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, और r ये हमारा बच गया। तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ द अर्थ है। यहाँ वैल्यूज पुट कर लें, g 9.8 पुट कर लें, पाई 3.142 पुट कर लें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 पुट कर लें, और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 पुट कर लें, तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ आ जाएगी 5.52 एक्सपोनेंशियल 3 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल 3 है, ये 103 नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो आसानी से हमने निकाल ली। अच्छा, पेपर में डेंसिटी कैलकुलेट करने को आए तो पहले आप मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और नंबर अगर कम हो, 2 नंबर के लिए आए तो फिर यही कर देगा, ये काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर मेंशन करेगा जी की वैल्यू 9.8 होती है, कैपिटल जी की क्या वैल्यू होती है और आर की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डेंसिटी का टॉपिक भी कवर हो गया। अब आखिरी हमारा एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम वीडियो को का इख्तिताम करेंगे। वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट मास ऑफ सन। आज हमने जो है ना अर्थ का मास कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि हमने मास ऑफ द सन कैलकुलेट करना है। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल कैलकुलेट इट वेरी इजीली। पहली चीज़ तो ये कि अगर हम बात कर रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए अगर हम मास निकालने जा रहे हैं, तो सन के साथ कोई दूसरी बॉडी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास सन के गिर्द जो है वो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, मुख्तलिफ सैयारे रिवॉल्व कर रहे हैं ना अर्थ के गिर्द, उसमें मार्स है और ये मुख्तलिफ है, जुपिटर है, तो उसमें एक अर्थ भी है। तो हाँ, अर्थ क्या कर रहा है, सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम सन अर्थ को कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास अर्थ है जो कि रिवॉल्व कर रही है, किसके गिर्द, सन की गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ms मास ऑफ सन है, me जो है वो मास ऑफ द अर्थ होगा, इन दोनों बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r होगा, ठीक है। और ये बॉडी जो है वो अर्थ जो है वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, किसके गिर्द, सन की गिर्द, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि बात ये है कि हम अब स्टार्ट करेंगे अपनी बात को कि अगर हम लोग ये करें कि यहाँ पर सिंपली न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दें, F = g ms me ओवर r स्क्वायर, तो यहाँ पर हम, आपको पता है आपको कि हम फोर्स डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो फोर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये हमने देखना है। तो बेसिकली जिस फोर्स से मूव कर रही है ये अर्थ इस सर्किल में, वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो कैसे प्रोवाइड हो रही है, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स होगी यहाँ पर ग्रेविटेशन की, वो बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सिंस अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन अ सर्कुलर पाथ, देयरफॉर अर्थ मस्ट कंटेन सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हमें पता है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के गिर्द, ठीक है। तो रिवॉल्व करने के लिए इसको सेंट्रल फोर्स की जरूरत होगी जो कि प्रोवाइड हो रही है ग्रेविटेशन फोर्स के जरिए। तो लिहाजा सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी ग्रेविटेशन फोर्स के, ठीक है। इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल किया चैप्टर 4 में कि कार मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक में, तो सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी टायर और रोड के दरमियान। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स है इस मूवमेंट के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट मूवमेंट के लिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है mv स्क्वायर ओवर r के, और ग्रेविटेशन फोर्स बराबर होगी g me ms ओवर r स्क्वायर के। यहाँ पर ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। हमें तो मास ऑफ द सन निकालना है ना, मास ऑफ द सन एक तरफ कर लिया, बाकी एक तरफ कर लिया। अब ये जो g है ये भी हमें मालूम है, डिस्टेंस अर्थ और सन के दरमियान भी नोन है, बाकी बच गई हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। g हमने लिख लिया, हमने r लिख लिया। अब हमारे पास क्या चीज हमें नहीं पता, हमें नहीं पता तो वेलोसिटी नहीं पता जिससे मूव कर रही है अर्थ सन की गिर्द। देखिए हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, ठीक है। अगर आप मान कह लें ऐसा है कि अर्थ जो है वो एक अपना कंप्लीट चक्कर लगा रही है, डिस्टेंस ओवर टाइम है ना, वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। हमारे पास जो है अर्थ एक कंप्लीट चक्कर लगा रही है किसके गिर्द, सन के गिर्द, ठीक है। और एक सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, एक सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, लिख भी रहा हूं,
यानी ये पूरा जब एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो एक चक्कर है पूरा सरकमफेरेंस जो होता है वो घूमती है ना, तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो जब एक अर्थ जो है वो सन के गिर्द एक कंप्लीट चक्कर लगाएगी तो कितना फासला तय करेगी 2πr तय करेगी, ठीक है। जबकि टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पाई हमें पता है, आर हमें पता है 1.49 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर होता है, आपको ये याद करना होगा, ठीक है। और टाइम पीरियड हमें पता है, अर्थ जो है वो सन के गिर्द 365.25 डेज में जो है ना वो चक्कर मुकम्मल करती है, 365 दिन करती है। तो उसके बाद हम एक लीप ईयर बनाते हैं, फरवरी 29 का बना लेते हैं। तो देखा जाए तो 4 साल में 365 दिन होते हैं और एक एक्स्ट्रा, मतलब 365 और 366 दिन होते हैं, है ना। 4 साल होते हैं ना, 3 साल 365 चलते हैं और 14 साल 366 होता है। होता है क्या है कि वो आधा दिन जो है वो 1/4 डे जो है ना मिला हुआ होता है साल के साथ, यानी वो फिर हम एक अलग तौर पे एक दिन उसका कंसिडर कर लेते हैं। 4 साल बाद लीप ईयर मनाते हैं। तो टाइम पीरियड जो है वो अर्थ 365.25 डेज में अपना चक्कर मुकम्मल करती है सन के गिर्द। तो 365.25 डेज इसका टाइम पीरियड हो गया। आवर्स में 24 से मल्टीप्लाई करें, मिनट के लिए 60 से और मजीद सेकंड में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ गया टाइम पीरियड, ठीक है। इसको पुट कर लें तो आगे वेलोसिटी आ जाएगी। ये वेलोसिटी आ गई, इसको हम वहाँ पर पुट कर लें उस इक्वेशन में जो हमारा बनी थी, जिसमें सिर्फ मास ऑफ द सन हमें मालूम नहीं था, जी और आर हमें पहले ही मालूम थे, ठीक है। तो हमने मास ऑफ द सन कैलकुलेट कर लिया, तो 1.99 एक्सपोनेंशियल 30 kg आ रहा है, 2 एक्सपोनेंशियल 30 kg हमारे पास सन का मास है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज मास ना, अर्थ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मास है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से हमने मास ऑफ द सन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अपनी तैयारी में बहुत तवज्जो दें, ये आसान चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में और इसके कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है चैप्टर 3 की तरह, कम ही न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से ग्रैप कर लेंगे तो थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो बहुत आसानी से आप जो है ना कवर कर लेंगे। यहाँ पर हमेशा मैं एक अर्ज करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही जो है ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करें। ऐसे स्टूडेंट्स जो बेचारे माशी हालात से तंग हैं, कहीं कोचिंग में क्लासेस नहीं ले पा रहे, यहाँ वो कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा, तो उन तक ये चैनल पहुँचे और वो इससे फैजाब हो सके। हो सकता है आपके लिए इतना अहम ना हो ये चैप्टर, ये चैनल दूसरों के लिए अहम हो, तो लिहाजा सदका जारिया करें और इस चैनल को दूसरों को रिकमेंड करें। और ये बनाया भी इसी वजह से क्या है। आपका बहुत शुक्रिया, खैर, अल्लाह हाफिज़।